नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत में। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ हमने एक मुहिम स्टार्ट की है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी, जो आपके एएलएम के पेपर के लिए, शिफ्ट अटेंडेंट के पेपर के लिए, डब्ल्यूपीओ के लिए और जो आपके एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए भी रहेगी। लेकिन हाल फिलहाल हमारा टारगेट जो है वो क्या है, एएलएम, एसए, जीएसओ और ये है जेई। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल थ्योरी को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने लेक्चर डाले और स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो चीज़ आपकी जड़ रहेगी। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप हर चैप्टर के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, या इलेक्ट्रिकल जो है, या इलेक्ट्रिशियन जो है, या विद्युत जो है, उसका जड़, उसका मूल, उसकी जो चीज़ जहाँ से बाकी चीज़ें आगे समझ में आएगी। आपने कभी भी देखा होगा भी, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल विद्युत किसे कहा जाता है? आवेश की प्रवाह के दर को। ठीक है, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। इलेक्ट्रिसिटी, करंट या इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। आपने ये पढ़ा होगा, सेकंड वेकंड बाद में करेंगे भी, आवेश के प्रवाह की दर, प्रवाह की, सही दिखाई दे रहा है ये कलर? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड प्रवाह हो रहा है उसको लेकिन इस धारा को पढ़ने से पहले आपको ये नहीं लगता भी हमें कुछ और चीज पढ़ लेनी चाहिए भी, आवेश क्या चीज है? ठीक है ना। अब आवेश के बारे में नहीं पता है तो धारा के बारे में पता होने का मतलब क्या होता है? क्योंकि फिर रट्टा मारने वाली बात है, करंट एम्पियर में मापा जाता है। और अगर आवेश नहीं पढ़ा तो आप वोल्टेज नहीं समझ पाओगे क्या है। ठीक है ना। तो वोल्ट को और धारा को समझने के लिए, करंट को और आपके किसको, वोल्टेज जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? आवेश समझना पड़ेगा। तो यहां से हम स्टार्ट करते चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। आपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा होगा भी, आवेश जो है आकर्षण से पैदा होता है, या प्रतिकर्षण जो होता है उसके गुण को क्या कहते हैं? किसी भी पदार्थ के आकर्षण और प्रतिकर्षण जिस कारण से लगता है उस गुण को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो ये चीज पढ़ी होगी भी, जैसे ही आपने क्या है, कोई चीज के ऊपर घर्षण करते हैं तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चार्ज क्या था? आवेश था। यानी वो नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आया उसका कारण भी हम पढ़ेंगे। और आवेश जो है ऋणात्मक धनात्मक क्यों है, वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको 4 5 6 बातें पता होगी, आप इतनी बातें बताएंगे और आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना आवेश के, आपको पता चल जाएगा भी यहाँ से आपको क्या पढ़ने को मिला। ठीक है। निःशुल्क सेवा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका इतना फर्ज बनता है। आदमी कुछ मतलब कुछ क्यों काम करता है बताओ? उसको कुछ चाहिए, या तो उसको पैसा चाहिए या उसको नाम चाहिए। आप से पैसा तो लिया नहीं जा रहा है, यानी आप कम से कम शेयर ही कर दो, किसी का भला हो जाए। ठीक है। हम समाज सेवी मान लो हमें, हम समाज सेवी मान लो हमें। ठीक है ना। हम समाज सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, विद्यार्थी सेवा कर रहे हैं। तो विद्युत आवेश क्या है? यानी कोई भी पदार्थ, यानी भौतिक गुण है पदार्थ का, वह भौतिक गुण, वह भौतिक गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, गुण, जिसके कारण, जिसके कारण पदार्थ में आकर्षण, ये तो लिखने की बात है, समझने की बात और होगी। आकर्षण वह, या दोनों एक साथ तो नहीं होते, प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। ठीक है। नोट्स आपके बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना। सीधा कह सकते हो आवेश क्या है? आवेश क्या है?
तो आवेश एक ऐसा अनुभव है, आवेश क्या है, एक ऐसा अनुभव है यानी एक ऐसा गुण है जिसके कारण क्या किया जा सकता है, अनुभव है जिसके कारण पदार्थ क्या है, पदार्थ के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, यानी आवेश पदार्थ का वह गुण है, यानी ये पदार्थ है मान लो, और ये इस पदार्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा या इस पदार्थ से दूर भागेगा। ठीक है ना, तो पदार्थ अगर दूर भाग रहा है या नजदीक आ रहा है तो उस गुण को, जिस गुण के कारण वो नजदीक आ रहा है या दूर भाग रहा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यानी इसके बीच में लग रहा है कोई, इसमें मान लो पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगे दूर। तो ये धकेलने के कारण, किसके कारण हुआ, आवेश के कारण। यानी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण उसके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ जी, पहले ये पढ़ लो। कौन सी राशि है ये, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। एक बात हो गई, अदिश राशि का मतलब है जो क्या हो, जिसकी दिशा न हो। ठीक है ना, जिसकी दिशा न हो, मान तो होगा लेकिन जिसकी दिशा, जिसकी दिशा और परिमाण जो दोनों होता है, उस राशि को हम सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसके अंदर मान तो हो लेकिन दिशा न हो, यानी कोई दिशा डायरेक्शन न हो, उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और इसके अंदर कोई दिशा नहीं है तो अदिशा यानी बिना दिशा की राशि है। इसकी जो इकाई है वो क्या है, तो इसको कुलम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, इसको कुलम में मापा जाता है। इसको सी से लिखते हैं, कुलम को। ठीक है, और आवेश को किससे लिखते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। ठीक है ना, ये सिंबल है इसका, ये इसका क्या है, चिन्ह है। ठीक है, तो चार्ज को क्यू से और इसकी इकाई जो क्या है, कुलम है, उसको हम किससे लिखेंगे, सी से। ठीक है ना, कुलम ने आवेश में बहुत ज्यादा काम किया था इसलिए। और ये कौन सी इकाई, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एसआई और एमकेएस दोनों के अंदर। ठीक है ना, एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति के अंदर, दोनों के अंदर ही कूलाम को किसमें मापा जाता है, आवेश को कूलम में मापा जाता है। दूसरी बात, इसकी और भी इकाई है, अन्य इकाई लिख लो यहाँ पे, अन्य इकाई क्या क्या है। ठीक है, तो अन्य इकाई इसकी एक तो फेराडे है। क्या है, फेराडे, फेराडे। ठीक है, फेराडे है। एक इसकी इकाई ईएसयू, क्या है, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है। ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। किसकी इकाई है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको आंसर देना, ये इकाई है आपकी चार्ज की। ईएसयू दोनों का अब क्या पूछेगा, इनका क्या पूछेगा, इनका वो पूछेगा, गुलाम के साथ कंपेयर की जाएगी। तो एक फेराडे के अंदर कितने गुलाम होते हैं, तो 96,500 गुलाम होते हैं। अरे त्री, कितने गुलाम होते हैं, 96,500 गुलाम होते हैं। एक फेराडे में कितने गुलाम होते हैं, तो फेराडे में 96,500 गुलाम होते हैं। कितने, 96,500, कितने, 96,500। यानी एक फेराडे, फेराडे याद है क्या, फेराडे कब आएगा, जब तैयारी करोगे, पढ़ोगे, लाइनमैन लग जाओगे, शिफ्ट अटेंडेंट लग जाओगे। 6,000 पोस्ट है आपकी, 6 चौक 24, 24,000 बंदे बुलाए जाएंगे। ठीक है, और डेट वगैरह एक जैसी हो जाए, नंबर एक जैसी हो जाए तो ज़्यादा बुलाए जा सकते हैं, लेकिन कम नहीं बुलाए जा सकते 24,000 से। तो हो सकता है 25,000 बुला ले, 26,000 आपका सबका नंबर आएगा। ठीक है ना, सबका नंबर आएगा और सब मिठाई खिलाने योग्य बन जाओगे धीरे धीरे इसे पढ़ोगे तो एक फेराडे के अंदर कितने होते हैं, 96,500 गुलाम होते हैं। और ई एस यू यानी एक जो जो आपकी ई एस यू है, जो एक ई एस यू है उसके अंदर कितने गुलाम के बराबर होता है। ठीक है,
लिखूं यार, यहाँ लिखूं, चलो ठीक है। एक गुलाम में कितने ईएसयू होते हैं ना, गुलाम बड़ी इकाई है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो है वो छोटी इकाई है। यानी 3 × 10⁻⁹ गुलाम, 9 ईएसयू एक गुलाम के बराबर होते हैं। ठीक है ना। एक गुलाम जो है यानी कितनी बड़ी है, इतना गुना बड़ी है। कितना गुना बड़ी है, यानी वो 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर है एक गुलाम। यानी एक फैराडे जो है उसके अंदर कितने गुलाम है, एक फैराडे में कितने गुलाम है, तो एक फैराडे में कितने गुलाम है, 96,500, 96,500 गुलाम है। सी किसका है, गुलाम का है। ठीक है ना। तो 3 इकाई हमने पढ़ी यहाँ पे। तीन इकाई हमने पढ़ी। क्या क्या इकाई पढ़ी, कुलम पढ़ी हमने, एक इकाई तो कुलम पढ़ी हमने। ठीक है। दूसरी इकाई क्या पढ़ी हमने, फेराडे। तीसरी ईएसयू। ठीक है क्या, आकर्षण प्रतिकर्षण का जो गुण आता है पदार्थ के अंदर वो किसके कारण है, वो गुण ही तो क्या है, आवेश है। ये बात भी हो गई। धीरे धीरे सब कुछ समझते जाएंगे, टेंशन मत लो। या नहीं, यहां से हमें सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला, फेराडे। याद रखना कौन सा डे, फेराडे। कब आएगा, ठीक है ना। फेराडे को क्या आता है, जनरेटर आता है आपका ना। और एक फेराड होता है, एक क्या होता है, फेराड। तो फेराड और फेराडे से थोड़ा सा अलग होता है, ये धारिता की इकाई है, ये धारिता की इकाई है ये फेराड। और फेराडे किसकी इकाई है, आवेश की इकाई है। किसकी इकाई है, आवेश की इकाई है। ठीक है ना। यानी इस बात को नोट करके लिख लेना, कहीं गलत कराओ पड़ा हुआ, फेराडे। ठीक है ना। और फेराडे से आप याद कर लेना, फेराडे एक वैज्ञानिक थे। यानी आप जनरेटर कब लेके आते हो, जनरेटर जिस दिन आता है आपके घर में, वैसे तो आप इन्वर्टर वगैरह से काम चला लेते हो, जनरेटर सिर्फ एक ही दिन आता है, जिस दिन कौन सा डे होता है, जनरेटर किस दिन आएगा, तो फेराडे। तो जनरेटर की का आविष्कार किसने किया था, जनरेटर किसने बनाया था, तो फेराडे ने बनाया था। ये बात भी आप लिख लेना, साथ में काम आएगा। यानी फेराडे को क्या आएगा, जनरेटर आएगा। अगली बात यहां करेंगे, आवेश। फिर मैं थोड़ा सा फिर आता हूं, आवेश किसके कारण होता है। ठीक है ना। आवेश की प्रकृति क्या है, तो आवेश की जो प्रकृति है वो दो प्रकार का होता है ये। ठीक है ना। एक तो ये होता है धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक। और एक ये कैसा होता है, ऋणात्मक। कितने प्रकार का हो गया, ऋणात्मक धनात्मक, दो प्रकार का होता है जी। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, दो प्रकार का होता है। यानी धनात्मक किस पे होता है ये, धनात्मक आवेश किस पे होता है जी, और ऋणात्मक आवेश किस पे होता है। ठीक है। तो एक बात यहाँ नोट करके आप लिख लेना भी, ये आवेश जो है वो किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण है आवेश होता है। सब कुछ इलेक्ट्रॉन पे चलेगा यहाँ पे, और पूरी बिजली आपकी खत्म हो जाएगी है ना, तब तक इलेक्ट्रॉन का जिक्र आएगा। तो इलेक्ट्रॉन हम पढ़ेंगे इससे आगे क्लास में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम वगैरह पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। धनात्मक आवेश उस पे आता है, यानी कोई पदार्थ है उस पे क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। यानी कोई भी चीज है, किसी पे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्यों आएगा जी, उसका होने का कारण क्या है जी, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, छोड़ दो एक बार, ये भी बताऊंगा। ठीक है ना। धनात्मक आवेश उस पे होगा, उस पदार्थ पे होगा या उस तत्व पे होगा, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करना सीख ले। यानी धनात्मक कौन होता है, जो त्याग कर दे, पॉजिटिव वही होता है जो मतलब गलत बातों का त्याग कर दे, वो ही आगे बढ़ता है, यानी पॉजिटिव रहता है ना, ऐसे याद कर सकते हो। धनात्मक कौन होता है, वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। और इलेक्ट्रॉन को गलत बातों का क्या कर ले, ग्रहण कर ले, वो कैसा हो जाएगा, उसके अंदर आ जाती है नेगेटिविटी।
ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है जी, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उस पे कैसा आवेश होता है, तो आपको जी ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। और ऋण आवेश कितना होता है, तो अगर हम AMU के अंदर मापते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, तो इसका एक एटॉमिक मास यूनिट माइनस में होता है। अगर इसको हम गुलाम में आवेश इसका मापें तो 1.6 गुणा 10 की माइनस 19 गुलाम के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लगाना नहीं बोले। ठीक है, ये बात है। ठीक है, ये बात हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यानी जिसके पास ये जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण कर रहा है पदार्थ, तो जो ग्रहण कर रहा है तो उसके पास क्या चीजें जा रही है बताओ, उसके पास ऋण आवेश जा रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जिसने त्याग दिए, यानी उसके पास क्या चीज कम होगी, ऋण आवेश कम हो गया, तो बाकी क्या बच गया, धन आवेश। ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे पढ़ लो। नॉर्मल जब क्या होता है, एटम जो होता है ना, नॉर्मल परमाणु जो होता है, मान लो परमाणु जो है साधारणतः क्या होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, मान लो वो कैसा होता है, उदासीन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव उसमें आवेश क्या होते हैं, क्योंकि बराबर होते हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन परमाणु के अंदर क्या चीज पाई जाती है, एक तो आपका कक्ष पाया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। ये चीजें समझनी पड़ेगी, तभी तो ये चीजें आएगी आपको समझ में। कक्ष में क्या, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव कितना है, 1 6 गुणा 10 की 19 गुलाम। ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो इसके अंदर पॉजिटिव लगा दो, बात दोनों की एक है, 10 की 19 गुलाम हो जाएगा ना। ठीक है, यानी जब दोनों, क्योंकि किसी भी सामान्यतः परमाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो ये बात यहां लिख लो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या, सामान्य परमाणु में संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अगर मान लो बराबर है, तो इसके ऊपर धन आवेश और ऋण आवेश भी क्या है, इनके अंदर दोनों बराबर हो गया। इसके कारण ये सामान्यतः परमाणु क्या हो गया, उदासीन हो गया। अब किसी परमाणु ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का ही त्याग कर दिया, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कोई परमाणु क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, क्या कर दे, त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, उस परमाणु पे धनात्मक, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। प्रोटॉन तो उतने ही है अभी तक, प्रोटॉन तो उतने, तो नेगेटिव आ जाएगा। और कोई परमाणु एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पहले उतने थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, तो उस पर चार्ज कितना एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, उस पर कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज की वैल्यू हमने बताई कूलाम के अंदर इस प्रकार से हो सकती है, त्याग कर दे पॉजिटिव, ग्रहण कर ले नेगेटिव। ये बातें हमने ऊपर कही। अभी धनात्मक कब होता है पदार्थ, क्योंकि परमाणु जो है, परमाणु से अणु, अणु वगैरह मिलके क्या बनाते हैं, कोई भी पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं, द्रव, तरल, सॉरी, द्रव, ठोस, गैस, प्लाज्मा। ठीक है ना, तो वही तो कि उसके अंदर है क्या, प्रत्येक पदार्थ के अंदर है क्या, पदार्थ के अंदर एटम ही तो है, एटम ही तो है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण कर कौन रहे हैं, उसके अंदर एटम ही तो कर रहे हैं।
ठीक है ना, यानी उसके अंदर परमाणु ही तो कर रहे हैं। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसको समझाने के लिए मैं कहाँ पे था, आवेश की प्रकृति कैसी होती है, दो प्रकार की होती है, वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। उस पदार्थ पे धनात्मक आवेश पाया जाएगा जिसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है वो क्या है, ऋणात्मक। इस बात से हमने पता चला भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित होता है, ये जहां जाता है वहां पे क्या कर देता है, ऋण आवेश को फैलाने का काम करता है। यानी इस पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है। बातें आगे काम आएगी। ये परमाणु की बात कहाँ गई, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश मैंने बताया था, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, वो न तो बाहर जाते हैं और न अलग से प्रोटॉन उसके अंदर डाले जाते हैं परमाणु के अंदर। त्याग किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, प्रोटॉन वही सेम रहते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। चार्ज कितना है, -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम है। ये बात हो गई। ठीक है ना, अगर ये बात हो गई आपकी मान लो, तो हमने यहां से एक चीज पढ़नी है। आपको कहा जाता है कूलाम जो है वो किस, चार्ज किसके बराबर होता है, तो आप कहते हो Ne। ठीक है ना, तो Ne क्या है, यही तो पता करना था। Ne क्या है, ठीक है ना। तो ये तो आवेश हो गया जी, ठीक है। और N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या है, N से प्रदर्शित की जाती है, कितने इलेक्ट्रॉन है। और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये आवेश किस में मापा जाता है, कूलाम में मापा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जितनी संख्या है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, उनको अगर गिनती की जाए उनकी, तो वो क्या होता है, उस पदार्थ पे आवेश होता है। जैसे मेरे अंदर मैं मान लूं भी 1000 इलेक्ट्रॉन है, और 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो 1000 इलेक्ट्रॉन के साथ मेरे 1000 इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है, कौन सा आवेश है ये, इसका मैं गुणा कर दूंगा तो मेरे अंदर आवेश का पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहां से पता चलेगा आपको। देखो गुण पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लियो। ठीक है ना, देखो क्लियर है। अब मैंने कह दिया आपको ये बात, चलो 1000 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, कितना आवेश होता है बताइए। 1000 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, कितने कुलाम आवेश होगा। तो ये बात आपको पता है भी, कुलाम जो होता है इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उससे किसकी गुणा कर दी जाए, आवेश के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उस 1000 इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आवेश। कैसे आ जाएगा जी, Q बराबर क्या है, तो Ne है। N इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कितनी दी हुई है, 100 इलेक्ट्रॉन दी हुई है। E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, -1.6 गुणा 10⁻19 गुलाम है। तो 100 को जैसे ही गुणा करेंगे, किससे करते हैं, 100 गुणा 1.6 गुणा 10⁻19 गुलाम से, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका आवेश आ जाएगा। ठीक है ना, अब 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो आपको पता है यहाँ वाली, इसके नीचे वाली जो है, ठीक है, एक पॉइंट ये क्या रह जाएगा, ये 1.6 जो था ये क्या रह जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हमने 10 लगा दिया, 10 काट लिया। अब कितना हो गया, तो आपको होगी 160 गुणा 10⁻19 गुलाम हो सकता है। क्या हो सकता है, आवेश। ठीक है ना, यानी 1000 इलेक्ट्रॉन, 1000 नहीं लगाए क्या, 16,000 लगा लो, या 1000 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1000, तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगी। 1600 गुणा 10⁻19, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1.6 गुणा 10 की पावर, इसको लिख देंगे आप, 1 2 3, 3 जीरो घटे यानी 3 घट गए इसमें से, तो 16 गुलाम, ये भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है ना, 16 गुलाम, ये माइनस का है, ध्यान रखना। अरे
माइनस का है। कहाँ गया? ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ पे पावर किस में है इसकी, माइनस में। ठीक है, 1000 गुणा में 1.6 गुणा 10 की पावर कूलम। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? इतने के बराबर हो जाएगा। तो माइनस का है, क्या कर रही है यार। ठीक है, उतना लिख लो आप बस, 1.6 कितना हो जाएगा, 1600 गुणा में 10 की 19 गुलाम। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का है। क्लियर है? और ये किस में आएगा गुलाम, ये माइनस का आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये किस में आना चाहिए, माइनस में आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बनता है आपका, क्या बनेगा बताओ? अगला क्वेश्चन ये बनेगा भी, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना आवेश है तो एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, बताइए आप, हो जाए। अब आप ऐसे निकाल सकते हो, 10 का निकाल लो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, ये याद रह जाए आपको। तो 1.6 गुणा 10 की माइनस 19 गुलाम है। तो आप कितने में हो उसको गुणा करना है, बस गुणा करते जाओ। मैं कह दूं 10 में, तो आप कह दो जी 16 गुणा 10 की माइनस 19। ठीक है, मैं कह दूं जी 20 में कितना, तो 20 की गुणा कर दो। मैं कह दूं जी लाख में कितना, लाख की गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ से पता चला भी Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल, मेरे को ये चीज दी हो और मुझे ये निकालना हो, क्या निकालना हो, ये निकालना हो भी कितने हैं, तो आप कह सकते हो क्या, N बराबर में E बटा C हो सकता है क्या, C गुलाम या Q लिख लो आप। ठीक है ना, यानी ये क्या है, आवेश है। अरे गलत हो गया, अरे N को यहीं रखा जाए तो क्या आ जाएगा, N को यहाँ रखा जाए तो Q, N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे, यानी चार्ज बटे इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कितना है, इसका आंसर 1 है। तो N बराबर 1, 1 से किसको भाग देंगे, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से जब हम भाग देते हैं तो कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जो कितनी होती है इसको भाग दे के कैलकुलेटर से देखना, 1 गुणा में 6.25, 6.25 गुणा में 10 की पावर 18, यहाँ माइनस में नहीं है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, मान लो आपसे ये पूछा जाए भी 2 गुलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 गुलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1 गुलाम आवेश को स्थानांतरित करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन कर पाएंगे भी, 1 गुलाम इलेक्ट्रॉन को, अगर 1 गुलाम आवेश को स्थानांतरित करना है एक जगह से तो कितने इलेक्ट्रॉन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ से दो बातें समझने को मिली, क्या बराबर Ne होता है, और ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, आवेश बताता है। और आवेश को निकाल, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आप निकाल पाओगे, किससे निकाल पाओगे, क्यू बटे आवेश बटे में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है वो निकाल पाओगे। दो बातें पता चली, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता चल गया 1.6 गुणा 10 की माइनस 19, याद रखना ये। ठीक है, और एक गुलाम में इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गए 6.25 गुणा में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आप ये बताओ मेरे को, ठीक है, ये बात मेरे को बताओ। ठीक है,
अब मैं एक बात कह दूं आपको, सीधा कह दूं भी, एक कूलाम आवेश को आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का जब प्रवाह होता है तो 6.25 गुणा 10 की 18 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना, याद रखना भी एक कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह कितने इलेक्ट्रॉन ले जा पाएंगे, तो वो ले जा पाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बातें सारी आगे काम आने वाली है, की पॉइंट है जो आपके काम आएंगे। ठीक है ना, तो समझ में आई बात, ये लिख लो। इलेक्ट्रॉन पर सबसे छोटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटा, इससे छोटा आवेश नहीं है स्वतंत्र, छोटा स्वतंत्र आवेश पाया जाता है, स्वतंत्र आवेश पाया जाता है। ठीक है ना, सबसे छोटा आवेश किस पे पाया जाता है, दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे आपके। सबसे छोटा आवेश किस पे पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे, और बात स्वतंत्र की हो रही है, आवेश तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन सबसे छोटा और स्वतंत्र आवेश, स्वतंत्र जो है वो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। और सबसे छोटे आवेश की मात्रा, स्वतंत्र आवेश की मात्रा जो है, सबसे छोटा आवेश है कौन सा, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश है। ठीक है ना, होठ सूख गए बोलते बोलते। ठीक है, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, कमेंट करके बता दिया करो भाई वीडियो कैसी लगी। क्या ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, या थोड़ा स्पीड बढ़ाई जाए, स्पीड और कम की जाए, एक एक चीज़ आपके दिमाग में घुस रही है या नहीं घुस रही। मेन चीज ये है अभी, जितना पढ़ाया जाए उतना समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात होती है, जितना पढ़ाया जाए उतना समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। आपको समझाना मेरा मेन मकसद है, मेरा मोटिव जो है वो आपको इस सब्जेक्ट को आसान बनाना है। धीरे धीरे बनेगा, धीरे धीरे, बस जितना पढ़ाया जाए आपको उतना पढ़ लीजिएगा। मैं कहता हूँ जितना आपको पढ़ाऊंगा ना उतना पढ़ लीजिएगा बस आप। 40+ नंबर आपके कहीं नहीं गए, लेकिन मेरे साथ पढ़ते जाइएगा। ठीक है ना, उसको रिवीजन करते रहिएगा, साथ साथ में पढ़ते रहिएगा, जितना करवाया जाए डेली उतना करोगे, सिलेबस आप पेपर से पहले खत्म कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, वो टेंशन मेरी है। पेपर कब होगा, मार्च तक हो जाए आपका, अप्रैल में हो जाए, उससे पहले पेपर होने वाला नहीं है। अपने पास 60 से 70 दिन पड़े हैं, 70-80 लेक्चर के अंदर ये खत्म कर लेंगे आप। क्योंकि मोटी मोटी जो चीजें ज्यादा समझने वाली है उन पे हमारा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है ना, क्लियर है ये बात, हो गई बात क्लियर। अब देखो आवेश जो है, मैंने 2-3 बातें बताई, उसकी प्रकृति कैसी है, आवेश के गुण क्या है, सारी बातें हम लास्ट में क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे अपन लास्ट में। क्योंकि हमें वो फील आना चाहिए जो क्लास में फील आता है, आवेश के गुण। ऐसे मान लो आपने 10,000 फीस भर के बैठे हो आप, और उसके बाद पढ़ के देखो, मजा आएगा, क्योंकि पैसे दे के आप जब पढ़ते हो ना तब आपको ज़्यादा मजा आता है। ठीक है ना, फिर कहते हो सर आप कोर्स बेचते हो, कोई भी कोर्स बेचता है वो इसलिए बेचता है क्योंकि आप फ्री में पढ़ना नहीं चाहते, है ना, और उसके चक्कर में जिसको जरूरत होती है उसका नुकसान हो जाता है। तो आवेश का गुण, बाकी आप बढ़िया पढ़ रहे हो, बढ़िया सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए मेरे को, बस और कुछ। अपने कितने स्टूडेंट है, 500 700 600 व्यू आ जाए वो भी बहुत है, क्योंकि इतने ही तो स्टूडेंट है पढ़ने वाले, बाकी क्या है, वो सारे के सिलेक्शन हो जाएगा जो यहाँ पे आएंगे, बाकी रह जाएंगे। 25-26 हज़ार सारे स्टूडेंट हैं टोटल, और 25-26 हज़ार में से 500 अपने पास आ रहे हैं, 500 के 500 सिलेक्शन पा रहे हैं, और क्या चाहिए, रेगुलर रहोगे तो। अवेश के गुण क्या क्या देखो, आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, संरक्षित राशि है, एक गुण तो ये है। ठीक है, दूसरा गुण क्या है, मैं सारे गुण लिख देता हूं पहले, है ना।
आवेश क्या है कि संरक्षित राशि है। चार गुण इसके मुख्य मुख्य जो है संरक्षित राशि है, कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा गुण, यह एक क्वांटाइज राशि है। ठीक है। तीसरा है, यह योज्य योग्य है, यह एक योज्य राशि है, योज्य राशि है। ये गुण है इसके। ठीक है ना। एक तो योज्य राशि है, एक ये विलगत राशि है। विलगत निकाय क्या है, आवेश का विलगत निकाय क्या है, ये चीज भी यहाँ पढ़ लेंगे हमें। एक हमें पढ़ना है सुपरफिशियल नेचर, प्रकृति है इसकी, सुपरफिशियल नेचर, सुपरफिशियल प्रकृति क्या है। ठीक है ना, ये चीजें पढ़नी है हमें। संरक्षित राशि का मतलब क्या है, जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ठीक है ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, उसी प्रकार कंजर्वेशन जो है उसी प्रकार वो ही इस पे लागू होता है। क्योंकि आवेश को न तो क्या किया जा सकता है, संरक्षित राशि का मतलब है आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता और न ही नया, आवेश को क्या नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, जा सकता। इसको केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, इसको केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। संरक्षण का मतलब क्या है, रक्षा, सुरक्षा, अच्छी रक्षा जो कर रहा है ना, सुरक्षा। इसका मतलब सुरक्षा का मतलब सुरक्षा, सुरक्षा से निकला मान लो, यानी सुरक्षा संरक्षण का नियम होता क्या है, जो संरक्षण का नियम है उसके अनुसार ऊर्जा एक ऐसी राशि है जिसको न तो खत्म किया जा सकता है, न उसको उत्पन्न किया जा सकता है, न उसको खत्म किया जा सकता है, न उत्पन्न, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है ना। ऊर्जा के मामले में तो ये बात थी भी उसको बदला जा सकता है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को पंखे के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, यानी ऊर्जा का रूप बदल सकता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ना बनाई जा सकती। उसी प्रकार क्या है, आवेश को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, आवेश को क्या किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं कह दूं किसी भी निकाय के अंदर क्या था, 10 कुलाम जो था ना, 10 कुलाम आवेश था। अब ये 10 का 10 रहेगा, हो सकता है आपने इसको हिलाया और दो पदार्थों में था, यहाँ पे क्या था, 0 कुलाम था मान लो। ठीक है ना। तो ये 10 ना बीच से खत्म नहीं होगा, जब इसके संपर्क में आएगा तो ऐसा हो सकता है भी एक तो 5 गुलाम का हो जाए और दूसरा भी कितने का हो जाए, 5 गुलाम का हो जाए। यानी क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया, नष्ट नहीं हुआ। हो सकता है 6 गुलाम का हो जाए, हो सकता है 4 गुलाम का हो जाए, दोनों दोनों पदार्थ। ठीक है ना। तो आवेश एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए कहते हैं आवेश क्या है, एक संरक्षित राशि है। ठीक है। क्वांटाइज का मतलब क्या है, जिसकी गणना की जा सके, जिसकी क्या की जा सके, गणना की जा सके, उस राशि को हम क्वांटाइज राशि कहते हैं। तो आवेश की भी गणना की जा सकती है, आवेश की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। लेकिन दो बातें आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, आवेश की गणना की जा सकती है, यस सर, ठीक है, लेकिन गणना कैसे होती है, तो आप बताओ, ये सी तो है, क्यू बराबर क्या था, एन ई था, यानी ये क्या होता है, गुणज में होता है। ठीक है ना। क्या होता है, ये गुणज के अंदर होता है, किसके गुणज में, इलेक्ट्रॉन के गुणज में। और एक बात भूलना मत, गणना की जा सकती है, हाँ जी, कैसे, जैसे मैं कह दूं मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना होगा,
ठीक है, तो आप ऐसे माप सकते हो भी 10 इलेक्ट्रॉन 1 6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, तो इसकी गणना हो गई क्या, यानी ये क्या हो गया 16 10 की 19 गुलाम हो गया, ये गणना हो गई। ठीक है, एक बात तो ये पता चली। लेकिन ये बात बिल्कुल मत भूलना, आवेश केवल एक पूर्णांक गुणज होता है, आवेश केवल पूर्णांक गुणज होता है। देखो, आवेश पूर्णांक गुणज होता है, इसका क्या मतलब है जी, गुणज का मतलब होता है, यानी गुणज का मतलब ये फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकता, भिन्न में नहीं हो सकता। कैसे जी, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का गुणज है, क्वांटाइज राशि का मतलब क्या है, एक निर्धारित जो वैल्यू रखता है, जिसकी गणना की जा सके, जिसकी एक निर्धारित वैल्यू हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं ये गुणिज राशि है, जिसकी निर्धारित वैल्यू क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतना ही क्या है उस पदार्थ में आवेश है। और आवेश को गणना करने के लिए हमें किसकी सहारा लेनी पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की के साथ जैसे ही हम जितने इलेक्ट्रॉन उसकी आवेश के साथ गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसमें कितना आवेश है, तो ये गणना योग्य हो गया। ये आवेश पूर्णांक गुणज है। इस शब्द का मतलब क्या होता है ये याद रखनी जरूरी बात है। इस शब्द का मतलब क्या है जी, इस शब्द का मतलब क्या है, यानी पूर्णांक राशि कौन सी होती है, तो आप कहोगे जी +4 हो सकती है, +3 हो सकती है, +2 हो सकती है, +1 हो सकती है, ठीक है ना, जीरो हो ठीक है, प्लस -4 हो सकती है, मान लो -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इधर भी कितने पे जा सकते हो, उधर कितने जा सकते हो, यानी एक पूर्ण अंक, पूर्ण अंक उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये एक पूर्णांक गुणज है, पूर्ण संख्या का गुणज हो सकता है, फ्रैक्शन का नहीं भी 1/2 का। ठीक है ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1/2 गुणा में इलेक्ट्रॉन कर दो भी आवेश कर दो, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं हो सकती भी 3/4 गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश, 5/6 गुणा, तो ये फ्रैक्शन यानी भिन्न में नहीं हो सकता। ये किस में होगा, पूर्णांक में होगा हमेशा, तो पूर्णांक गुणज है। ठीक है, क्यों जी ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा हो सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन पूरा ही तो होगा, या तो इलेक्ट्रॉन 1 है, या इलेक्ट्रॉन 2 है, या इलेक्ट्रॉन 3 है, या इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, समझ में आई बात ना, आधा कर सकते हो क्या, या नहीं है, नहीं है तो जीरो है। मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन जीरो में आवेश कितना होगा, तो जीरो लगा दो यहाँ, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना, माइनस में हो सकता है क्या, कैसे होगा बताइए कमेंट करके, माइनस संख्या कैसी होगी, माइनस का गुणज भी हो सकता है ना, तो क्या हो सकता है, तो इस प्रकार से यहाँ से ये वो जी वैल्यू क्या ली जाएगी, पूर्णांक संख्या ली जाएगी, क्योंकि पूर्णांक होता है। तो आप ये कह सकते हो भी 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने, 2 के अंदर कितने हैं, -1.6 गुणा 10 की -19 है, माइनस ना बोला करो कभी भी, गुलाम है। तो 16 दूनी 32, 3.2 10 की -19 गुलाम इसका आंसर हो जाएगा। तो एक कौन सी राशि है, क्वांटाइज राशि है, गणना की जा सकती है वो राशि होती है, यानी ये किसका गुणनजा है, ये बात बिल्कुल नोट करके लिखना, फ्रैक्शन में नहीं होता, ये क्या होता है, पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, कहीं लिखा मिल जाए आपको ऑप्शन में भी ये आवेश 1/2 आवेश है, ऐसा है क्या, तो आप कह देना गलत है। ठीक है ना, योज्य का मतलब है एड, ठीक है ना, और योज्य का मतलब है जोड़, इसका जोड़ किया जा सकता है। योज्य का मतलब क्या है, जोड़, ये कौन सी राशि है, योज्य राशि है। ठीक है ना, योज्य यानी इसका जोड़ किया जा सकता है। मैं कह दूं मेरे पास एक तो 10 गुलाम है, और एक मेरे पास है -9 गुलाम है। ठीक है, तो टोटल गुलाम कितना होगा, तो आप कहोगे क्यू टी, टोटल जो है गुलाम कितना होगा आपके पास, या कितना चार्ज होगा, तो आप कहोगे 10 पॉजिटिव का गुलाम प्लस -9 गुलाम, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, बच जाएगा 1, यानी टोटल जो गुलाम है आपके पास यानी चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 1
गुलाम। कितना हो जाएगा? 1 गुलाम हो जाएगा। यानी ये क्या है कि योज्य राशि है, यानी योज्य का मतलब योग, योग्य, जोड़ा जा सकता है इसको, ठीक है ना, तो वो राशि है। अगला क्या था हमारा? विलगत निकाय है। विलगत का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, देखो आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ? विलगत निकाय का मतलब आवेश का विलगत निकाय, यानी ये प्रकृति बता रहा है यहाँ की, ठीक है ना। इसका मतलब अभी एक यहाँ पे है और एक आवेश यहाँ पे है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर 10 गुलाम है और इसके अंदर मान लो 0 गुलाम है, ठीक है, दोनों की पदार्थ की, इसके नजदीक आए बगैर आवेश को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आइसोलेट का मतलब अलग थलग। भी किसी भी दूर स्थित वस्तु के अंदर स्थित दूर वस्तु या किसी दूर स्थित पदार्थ का आवेश हमेशा समान रहता है जब तक वो किसी भी दूसरे आवेशित वस्तु के संपर्क में न आए। इसका मतलब ये होता है भी जब तक दोनों वस्तु को दूर दूर रखा जाए तो उसका और उसका, ये जब तक यहाँ पड़ी रहेगी इसका 10 गुलाम रहेगा और इसकी जब तक ये यहाँ पड़ेगी इसका 0 गुलाम रहेगा मान लो, ठीक है। लेकिन ये संपर्क में आ जाती है, यानी आइसोलेट का मतलब दूर स्थित वस्तु, कहाँ स्थित? दूर स्थित वस्तु का क्या है? आवेश क्या रहता है? समान रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। नजदीक लाओगे तो ऐसा हो सकता है जी, हाँ हो सकता है। नजदीक लेके आओगे तो इसमें ट्रांसफर हो सकता है ये 5 गुलाम की हो जाए और इसके अंदर भी कितना चला जाए? 5 गुलाम चला जाए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है जी, एक में 7 गुलाम चला जाए, ठीक है, और एक में 3 गुलाम चला जाए। अगर नजदीक लेके आओगे तो, यानी बिना संपर्क के आवेश का स्थानांतरण नहीं होता, बिना आवेश का स्थानांतरण नहीं होता, यानी बिना संपर्क के, याद रखना, बिना संपर्क के आवेश का स्थानांतरण नहीं होता, नहीं होता। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, दूर स्थित पदार्थ का आवेश अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। लिख लेना भाई, इसको सही से लिख लेना, रहता है, ठीक है ना। तो दूर स्थित वस्तु है उसका आवेश क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता जब तक क्या है? दूसरे पदार्थ के वो संपर्क में नहीं आता है, ठीक है ना। पदार्थ के संपर्क में आए बगैर, बिना संपर्क के, ठीक है ना, बिना संपर्क के आवेश का स्थानांतरण नहीं होता। ये क्या बताता है? आइसोलेटेड सिस्टम, यानी आवेश का विलगत निकाय किस प्रकार से, उसकी प्रकृति ये कैसी है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक और हो गया सुपरफिशियल। क्या है सुपरफिशियल? दिखाई देता है ना ये, नेचर ऑफ चार्ज, यानी सुपरफिशियल नेचर का मतलब क्या है ये बताओ आप मेरे को। इसका मतलब ये है भी जब भी क्या करते हैं आपका, कोई ये गोला है, ठीक है ना, और ये गोला कैसा है? होलो स्फेयर है, यानी खोखला गोला है। कौन सा गोला है ये? खोखला गोला है, ठीक है। आपने सुना होगा कभी भी, जब हम बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, तो कार में बैठे हो तो कार के शीशे विशे बंद कर लो, घर में हो तो खिड़कियां विड़कियां सब कुछ बंद कर लो, दरवाजे, तो बिजली आप पर प्रभावी नहीं होती। उसका क्या कारण है? पढ़ते हैं। ये कहता है भी खोखला जो गोला है ना, ठीक है ना, उसके केंद्र जो है, केंद्र पे क्या होता है? आवेश शून्य होता है। आवेश क्या होता है? शून्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्यों होता है? क्योंकि चार्ज जो है ना, चार्ज सारा का सारा कहां पर इकट्ठा हो जाता है? चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया,
ठीक है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। कोई भी चार्ज है, मान लो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, चारों ओर क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यानी खोखले गोले के केंद्र पर आपसे पूछ ले, केंद्र पर आवेश क्या होता है, तो शून्य आवेश होता है। शून्य आवेश होता है खोखले गोले के केंद्र पर, शून्य आवेश होता है। सारा आवेश उस शून्य आवेश केंद्र पर, पूरा ही लिख लो, केंद्र पर शून्य आवेश होता है खोखले गोले के केंद्र पर शून्य आवेश होता है, क्योंकि क्या बोलते हैं यार उसको, सार टोटल कुल आवेश किनारों पर स्थानांतरित हो जाता है। यानी जो पदार्थ का जितना आवेश होना था ना, वो आवेश कहाँ, किनारों पे स्थित हो गया। कहाँ पर स्थित हो गया, देखो किनारों पर स्थित हो गया। ठीक है ना, किनारों पे। तो इसके अंदर वाला भाग खोखला है ना, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। उसके केंद्र पे कैसा आवेश होगा, शून्य आवेश होगा, क्योंकि उसका कुल आवेश कहाँ पर स्थित है, किनारों पर स्थित है। कुल आवेश जो है वो, टोटल जो आपका चार्ज है वो कहाँ पर स्थित हो गया, इस पे स्थित हो गया। इसी के कारण कहा जाता है इसे, ये क्या है, इसका एक सुपरफिशियल नेचर है। ठीक है, इसीलिए आपको कहा जाता है, ठीक है ना, जब भी बिजली चमकती है, जब भी आकाशीय बिजली गिरती है, तो आपको क्या करना लेना चाहिए। अगर आप कार में हो तो कार के शीशे विशे बंद कर लो। आप कार के क्या कर लेने चाहिए, शीशे बंद कर लेने चाहिए। ठीक है, या आप घर में हो तो घर के सारे दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। सारे दरवाजे क्या कर लेने चाहिए, बंद कर लेने चाहिए। तो बंद करने पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका घर एक खोखले गोले की तरह हो जाएगा। और खोखले गोले की तरह हो जाने के बाद आपके घर के चार्ज जो है चारों तरफ दीवारों पर स्थित हो जाता है। पूरा चार्ज कहाँ चला जाता है, चारों तरफ। बंद कमरा है या बंद आपके घर है तो उसका वो एक खोखले गोले की तरह काम करता है, और पूरा चार्ज आपके चारों ओर दीवारों पर स्थित हो जाता है। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण बिजली गिरेगी तो अंदर नहीं आ पाएगी। जिसके कारण क्या होगा, बिजली अंदर नहीं आ पाएगी, गिरेगी तो, क्योंकि चार्ज कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। ठीक है ना। कार में भी ऐसा, कार के शीशे बंद कर लियो तो आप एक खाली डब्बे की तरह हो जाता है, खोखले गोले की तरह हो जाता है। ये सुपरफिशियल नेचर ऑफ चार्ज है, जिसके कारण बिजली गिरेगी ना, वो आपकी कार के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, वो बाहर से ही फैल के अर्थिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया बात। तो ऐसा करना क्यों चाहिए, क्योंकि ये ये किससे पता चलता है, क्योंकि एक सुपरफिशियल नेचर ऑफ चार्ज से हमें पता चलता है। ठीक है, किससे पता चलता है, सुपरफिशियल नेचर ऑफ चार्ज से। क्लियर हो गई बात। कितनी बातें पढ़ी आपने, देखो आज। फेराडे, एसी, प्रेरक प्रेरक कहाँ से आ गया है ना। तो ये आवेश के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, ऋण आवेश कैसे होता है, धन आवेश कैसे होता है, मुक्त करने पर। एक बात और पढ़ानी भूल गया मैं, देखो क्या होता है आकर्षण प्रतिकर्षण। आवेश के चक्कर चक्कर में, आवेश में इतने आगे निकल गए हम, मेन चीज भूल गए ना। आकर्षण किस में होता है, ये बात बता दी मैंने वैसे कहीं पे, कहीं ना कहीं। रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। ठीक है ना, तो आवेश जो होता है, यानी आपके पास आवेश पॉजिटिव है, आपके पास आवेश पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आवेश आपके पास दूसरा आवेश नेगेटिव है, कौन सा आवेश आपके पास है, नेगेटिव है, और दूसरा आवेश यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है,
और यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है, नेगेटिव और आपके पास दूसरा आवेश क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, एक पदार्थ में पॉजिटिव है, दूसरे पदार्थ में नेगेटिव है, एक पदार्थ में पॉजिटिव है, ठीक है ना, और इधर नेगेटिव है। दो पदार्थ लिए आपने, क्या लिया आपने, दो पदार्थ लिए। ठीक है, तो समान चार्ज जो होता है, यहाँ पे बात लिख लेना, समान जो आवेश होता है, समान आवेश, ये क्या है, असमान आवेश की बात हो रही है। असमान आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण पहले बताया था। और असमान नहीं है, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो आप कहोगे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। रिपेल करते हैं। देखो ठीक है, कैसे समझा जाए इसको, बात को समझना जरूरी है। मेरे पास एक पदार्थ है जिसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, और मेरे पास एक पदार्थ है जिसके पास में मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों को मैं पास लेके आना चाहूंगा ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब पास लेके आना चाहूंगा, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये धकेलने की कोशिश करेंगे, इसके बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ठीक है ना, दूर धकेलते हैं, तो उसको बोलते हैं अभी पास पॉजिटिव। जैसे आप चुम्बक को साउथ के पास, नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आते हो, तो वो करते हैं ना दूर। उसी प्रकार चार्ज भी पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा तो उसको क्या करेगा, दूर धकेलने की कोशिश करेगा। ऐसा ही नेगेटिव नेगेटिव के पास आएगा, यानी समान चार्ज जब एक दूसरे के पास आते हैं, समान चार्ज जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं। और ये नेगेटिव नेगेटिव वाला भी एक दूसरे को क्या करेगा, दूर धकेलेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये हो जाए, दूसरी कंडीशन ये हो जाए, यहाँ लो, ये कंडीशन पॉजिटिव है, लड़कियों वाला फेवरेट रंग आ गया ना, और एक क्या है, नेगेटिव है, यानी असमान चार्ज हो गए। तो ये तो कौन से चार्ज हैं, समान चार्ज हैं, और जो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। यानी समान चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये क्या है, असमान चार्ज, ये क्या कहेंगे, एक दूसरे को पास बुलाएंगे, आओ भैया आओ भैया आओ भैया। ठीक है ना, तो ये क्या है, असमान चार्ज है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव है। तो ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्लियर हो जाएगी बात ना। यानी समान चार्ज में प्रतिकर्षण होता है और असमान चार्ज में आकर्षण होता है। एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं असमान चार्ज, और समान चार्ज दूसरे से, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और ये आकर्षण और प्रतिकर्षण ही तो क्या है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण ही तो है आपका आवेश। आकर्षण और प्रतिकर्षण ही तो क्या है, आवेश हैं, यही तो चार्ज हैं। चार्ज को कूलाम में मापा जाता है, आपने देखा होगा, ईएसयू में मापा जाता है, फेराडे में मापा जाता है। उसके गुण हमने पढ़े, क्या पढ़े हमने, गुण पढ़े भी, किस किस प्रकार के इसके गुण होते हैं। ठीक है, और क्लास लंबी होगी, इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम का नियम क्या होता है। कूलम का नियम क्या है, उसकी परिभाषा किस प्रकार से कहाँ लागू होता है, और उससे क्या क्या बातें हमें सीखने को मिलेगी, क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी तो आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल में, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जा सकती है, क्या, एक कोई गुलाम। ठीक है ना, कमेंट करके बता देना। चलो पूरी वीडियो देखिए तो 10 गुलाम आवेश में, 10 गुलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या
10 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? इसका कमेंट करके आप जरूर बताना मेरे को। 10 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन के अंदर 10 कूलाम आवेश होता है? ठीक है, जरूर बताओगे आप ये कमेंट करके। ये क्या करना है अपने को? कमेंट करना है। और बाकी क्लास कैसी लगी इसका भी कमेंट करना है। और आगे हम पढ़ेंगे कूलाम। तो यहाँ से न्यूमेरिकली एक तो ये बनता है, या 100 इलेक्ट्रॉन में 200 इलेक्ट्रॉन में कितने हो सकते हैं? एक ESU कितने कुलाम के बराबर है? कितने कुलाम एक फेराडे में कितने कुलाम होते हैं? जनरेटर की खोज फेराडे ने की थी। छोटी छोटी बातें बीच में करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, नाभिक पे कैसा चार्ज है, कक्ष पे कैसा चार्ज है, ठीक है ना? और चार्ज क्यों है, सारी बातें हमने डिस्कस की। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके दोस्तों को भी शेयर करके बताएं, ठीक है ना? और आप कमेंट करें, क्योंकि हम जब तक वीडियो बना पाएंगे जब तक आप रिस्पांस देते रहेंगे। अगर रिस्पांस आना बंद हुआ तो इसका मतलब हम ये समझेंगे हम नहीं समझा पा रहे हैं आपको, बंद कर दें, है ना? तो अच्छे बढ़िया बढ़िया कमेंट करना, ठीक है? नाइस वाइस वगैरह वगैरह, तो मज़ा आता है यार पढ़ के, ठीक है? और इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपको शिफ्ट अटेंडेंट ALM वगैरह या GSO JEE वगैरह लगाए, और ये जैसे ही आपका 2023 हो इसके अंदर आपको एक सरकारी नौकरी मिले, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? बिजली विभाग के अंदर कम से कम 40 से 50 हज़ार के बीच में सैलरी है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? JEE की तो 60 से 70 हज़ार के बीच में, GSO की 45 45 50 के बीच में, है ना? मज़ा आएगा, जल्दी से लग जाइए, तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।